तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है नीरज और आप नेपाल से हैं और आपकी जो कुंडली बनी है वो है कन्या लगन की, राशि तुला है। आपने मुझे जो सवाल जो लिख के भेजा है कि आपका जो 2025 है ये साल अभी कैसा जाएगा, अगला साल कैसा जाएगा, काम काज के मामले में साल कैसा रहेगा। और भी आपने पूछा है कुंडली कैसी, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह है, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का है, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां अगर आपके काम काज का है, 11वां अगर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है वो ग्रह देख लो। मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो ग्रह है वो है ये 10वां ग्रह। 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वो है ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है और 9वें घर में नंबर एक लिखा है 2। 2 है वृष राशि, इसका मालक शुक्र है, तो भाग्य देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में गुरु ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, शनि भी अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, बुध भी अच्छा है, शनि के घर में बैठा है मित्र राशि में, चंद्रमा भी ठीक है। मंगल की बात करूँ, रले मिले फल देगा, बुरे फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा। अब आपके जो ग्रह खराब है, एक तो सूर्य आपका मुझे खराब लगा है, लेकिन सूर्य थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल भी देगा। और बाकी जो राहु केतु है ये कुंडली में देखो लेके बैठे हैं काल सर्प दोष, इसकी वजह से आपको थोड़े से खराब फल ज़्यादा देंगे, अच्छे फल कम देंगे, खराब फल ज़्यादा देंगे। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपकी ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर जो है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जिसने अच्छा फल देना अच्छे फल देगा आपको हमेशा, जो ग्रह खराब है वो हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ये ग्रह अपना ज़्यादा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो अभी इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चली हुई है बड़ी, वो है गुरु ग्रह की। इस गुरु का मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है, क्योंकि इसकी आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और ये आपके ऊपर 2014 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2030 में। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो भाई कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कारण बड़ा गुरु है, गुरु का। क्योंकि आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी अगर 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% अभी आपके साथ जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। अब कुछ असर आपके ऊपर 20% सूर्य का भी है, जिसकी है अंतरदशा। ये छोटी होती है, 1-2 साल की होती है, 7 महीना 24 में चली है और 5 महीना 25 में अभी ख़त्म हो जाएगी। इसका असर वैसे कम है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, दोबारा फिर बोलूँगा, 9 ग्रह है आपके ऊपर। देखो जी, सभी 9 ग्रहों का असर आज भी, मतलब आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर जिस ग्रह का वो है ये गुरु ग्रह। तो अभी हम पहले गुरु की ही बात करेंगे कि ये गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन अच्छी बात है कि आपका बहुत बड़े लेवल पे गुरु मुझे अच्छा लगा है, मतलब जो आपके ऊपर बड़ा असर गुरु का है भाई, आपका समझ लो अच्छा समय चल रहा है। दशा भी देखो 30 तक है। तो गुरु आपका जहाँ बैठा ये है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथे घर से आपकी जो माता है वो देखी जाएगी, आपका मकान देखा जाएगा, वाहन देखा जाएगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर देखे जाएंगे। ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था, घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में देखो जी, नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि,
और इसका जो मालक है वो गुरु है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है भाई। तो गुरु आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि वो चौथा घर जो है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, जो मैंने घर बनाया है, अब मेरा घर में मैं जाके बैठ जाऊँगा तो क्या होगा? मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। चौथा घर जो है वो गुरु का घर है, तो गुरु अपने चौथे घर का अच्छा करेगा। हंस जो बना है यहाँ पे। अब चौथा घर है माता का घर, गुरु आपको माता का सुख अच्छा देगा। चौथा घर मकान का है, मकान का सुख अच्छा देगा। चौथा घर वाहन का है, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। भूमि जमीन जायदाद इनका सुख अच्छा मिलेगा। नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। चौथे घर से सुख दे के जाते हैं, गुरु आपको सुख देगा सभी प्रकार के, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। तो मतलब अभी जो गुरु की दशा है इसमें आपको माता मकान वाहन जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। इसके अलावा गुरु की दृष्टियाँ भी हैं। 5 मिष्टी पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, मित्र राशि है, उम्र लंबी कर देगा और भी अच्छे फल। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 10वां घर काम काज का, आपके काम काज के लिए अच्छा है, आपको काम काज का सुख अच्छा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा मिलेगी। 9वीं पड़ रही है 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है। वैसे 12वां घर खर्चे का, लेकिन खर्चा भी आपका शुभ काम के ऊपर होगा। मतलब इसके अलावा गुरु एक और घर का मालिक, देखो जी गुरु जहाँ बैठा है चौथा घर वो उसका घर है, गुरु का एक और घर है वो है ये 7वां घर। अब ये जो 7वां घर है ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है ये 7वां घर देखा जाएगा। और आपको फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना। 7वें घर में लिखा है 12, 12 है मीन राशि, इसका जो मालिक है वो है गुरु ग्रह। तो आपकी पत्नी के लिए भी हमें गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु क्योंकि अच्छा है और ये चौथे घर में बैठा सुख के घर में, मतलब पत्नी चलेगी सुख। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी आने के बाद आपको मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी सुख देने वाली होगी आपको, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है भाई। लेकिन देखो जी पत्नी के लिए आपके पत्नी घर में देखो, ये जो पत्नी का घर है इस घर में एक केतु बैठा है, शुक्र बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए मुझे। मतलब गुरु तो अभी देखा जो कि पत्नी के घर का मालिक है, लेकिन पत्नी के लिए शुक्र केतु को भी अभी देखना है। अब शुक्र की अगर बात करूँ यहाँ पे जो बैठा है शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 7वें घर में जहाँ शुक्र बैठा है पत्नी घर में वहाँ पे जो 12 लिखा है ये मीन राशि है, जो कि शुक्र की उच्च राशि है, बड़े लेवल पे अच्छा है भाई, उच्च का बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं या उच्च का बैठे हैं या दोस्त के घर में बैठे हों बहुत अच्छे फल देते हैं। गुरु क्यों अच्छा था? अपने घर में बैठा है। शुक्र क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है, जो 12 लिखा है मीन राशि में। अब शुक्र कहाँ उच्च का बैठा है? पत्नी घर में उच्च का बैठा है, तो पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी, दिखने में काफ़ी सुंदर होगी पत्नी आपकी। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपको मैंने बोला था आपका भाग्य देखा जाएगा, भाग्य कैसा होगा, कहाँ पे साथ देगा? 9वां घर। और 9वें घर का जो मालिक है 9वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालिक बना शुक्र। तो भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र उच्च का बैठा है, कहाँ पे बैठा है? पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में उच्च का, और है भी उच्च का, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाई पत्नी घर में बैठा है और बैठा भी उच्च का है। पक्का कन्फर्म है, पत्नी आएगी तो किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, और पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, वो भी आपकी किस्मत को चमकाएगी। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये दूसरा घर। अब ये दूसरा घर कुंडली में जो होता है ये धन का होता है। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 7 तुला राशि, इसका भी मालिक शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। और उच्च का, धन का मालिक उच्च का बैठा है, धन आपको देगा, पत्नी घर में आके बैठा है, मतलब धन पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा आपकी जो पत्नी है वो धनी होगी, या वो आपको धन कमा के देगी। तो शुक्र आपको भाई क्या फल देगा? भाग्योदय करेगा पत्नी के आने के बाद, धन देगा पत्नी के आने के बाद, पत्नी बल्कि सुंदर होगी, आकर्षक होगी। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के घर में आके जो केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और आपकी कुंडली में एक सबसे मुझे जो नेगेटिव पॉइंट क्या लगा, अगर आप बोलें कि आपकी कुंडली में बुरी चीज़ मुझे क्या लगी, वो ये लगी है आपकी कुंडली में बना हुआ है राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काल सर्प दोष जब बनता है, और काल सर्प दोष की वजह से देखो जी उन घरों की हानि होती है जिन घरों में ये बैठते हैं। जैसे राहु पहले घर में बैठा है, राहु पहले घर की हानि करेगा, और केतु 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, केतु पत्नी घर की हानि करेगा। मतलब केतु यहाँ पे नेगेटिव है, ये पत्नी घर में बैठा है, ये केतु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें क्या होंगी कन्फर्म नहीं मुझे कि वो दिक्कतें क्या आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर।
जैसे कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, लड़ाई झगड़े तो होंगे, ये तो कन्फर्म है, या पत्नी का बीमार होना, या विवाह में देरी होना, कोई ना कोई केतु जो है पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। कारण क्योंकि कुंडली में बना है काल सदोष, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, देखो 12वां घर खाली है, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, ये घर खाली है, और 7वें घर में केतु है, पहले घर में राहु, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो केतु आपकी पत्नी घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा कोई ना कोई। वैसे मैंने आपको फिर बोलूँगा, पत्नी के लिए मैंने बोला था कम से कम 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी के घर का माल गुरु देखा, वो तो बहुत अच्छा है कि पत्नी आएगी, किस्मत चमकेगी। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, धन भी आएगा। लेकिन केतु भी अपना असर दे, मतलब ये सभी ग्रह अपना असर देंगे, सभी ग्रह अपनी जगह सही है। शुक्र भी सही है कि पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा, धन आएगा। गुरु भी सही है, पत्नी आएगी तो सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन केतु भी सही है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होगा, ये भी अपना असर देगा। अब आपके पहले घर में जो राहु है, क्योंकि जो काल सदोष बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। वो राहु वैसे पहले घर में यहाँ पे स्वयं राशि में बैठा है, ये चलो एक अच्छी बात है, मतलब है तो काल सदोष बना, लेकिन राहु खुद की राशि स्वयं राशि में बैठने की वजह से फिर भी अच्छे फल भी देगा। और 3 दृष्टियाँ 5 में पड़ेगी, 5वें घर के ऊपर यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि, 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है। फिर भी राहु अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, पहले घर में बैठा आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा और भी। लेकिन राहु थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा। पहला अगर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, थोड़ा सा हेल्थ भी राहु खराब करता है, हेल्थ में भी दिक्कतें आती हैं, खासकर राहु की दशा में, क्योंकि जो दोष है ज़्यादा एक्टिवेट होता है दशा में। जैसे अभी गुरु की दशा आपकी, ये तो चलो अच्छा है, लेकिन इससे पहले आपकी थी राहु की दशा, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि राहु की दशा में दिक्कतें आपको आई भी होंगी। राहु, लेकिन खासकर राहु भी आपकी 7वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है, यहाँ पे गुरु की राशि है, शत्रु राशि, तो राहु आपको जो पत्नी वाली दिक्कतें जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि पत्नी घर का मालिक चलो गुरु अच्छा है, पत्नी घर में शुक्र उच्च का बैठा है, चलो ये एक अच्छी बात है। फिर भी आपको देखो जो मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक तो ये राहु केतु जो दोष बना इनको सही करो, क्योंकि ये दोष भी की वजह से भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये दोष का क्या नुकसान होता है यहाँ पे आपको मैं ये थोड़ा सा, क्योंकि दोष कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका राहु है पहले घर में, लगन से लेके सप्तम, क्योंकि 7वें घर में केतु है, तो ये बना है आपका अनंत काल से बना। इससे क्या होता है, ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इसके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है, तथा वैवाहिक जीवन कष्ट में हो रहा होता है। ऐसा मनुष्य अपने कुटुंबजनों से नुकसान पाता है, मानसिक परेशानी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि राहु सर के ऊपर बैठा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, जातक जीवन संघर्ष में रहता है। वैसे राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं, लेकिन वो चलो अभी दशा है भाई खत्म हो चुकी है। फिर भी देखो जी राहु केतु के जो उपाय हैं जरूर करने हैं। अब क्या उपाय है, पहला राहु की अगर बात करें, राहु का पहला उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुना करो शाम के समय या रात के समय। दूसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो, और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। कई प्रकार के दान हैं, जो दान आपको सही लगता है वो दान कर दिया करो। जैसे सतनाजय का वैसे सबसे बेस्ट होता है, वो ज़रूर करना आपने, या और भी इसके जो दान है वो आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हो उससे राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो दो वैसे आपने लिख रखा था आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, चलो अच्छी बात है। अब हनुमान जी के लिए क्या किया करो, सुबह के टाइम बैठ के अपना हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो जाप किया करो, वो सबसे बेस्ट है। सुबह अपना बैठ जाओ 10-20 मिनट पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम हण हनुमते नमः ये जाप कर सकते हो। ऐसे शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो भी 10-20 मिनट सुबह के टाइम जाप कर सकते हो। तो ये तो हो गए राहु के उपाय। अब केतु के लिए क्या करना है, इसका भी पीछे जो 26 पावर होती है इसको 0 करना है। तो पहला केतु का उपाय है, आप केतु का भी कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है। दूसरा है केतु का भी दान करना है, और ये दान की आपको वीडियो भेजूंगा। तीसरा है केतु के देवता गणेश जी हैं, तो गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो जाप कर सकते हो आप। तो ये हो गए राहु केतु के उपाय। बाकी शुक्र अच्छा है, इसके उपाय की ज़रूरत नहीं, और गुरु अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी गुरु का भी एक उपाय कर लो ऐड। क्यों कर लो, गुरु तो बहुत अच्छा है, उपाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन के ऊपर देखो अभी बड़ा असर गुरु का है। गुरु का अगर आप एक उपाय करोगे, ये गुरु आपका और अच्छा होगा, और अच्छे फल देगा। वो क्या उपाय है, ज़्यादा चलो उपाय नहीं बोलूँगा, एक ही उपाय कर लो फिलहाल। वो है आप गुरु का मंत्र जाप कर लिया करो अपना, सुबह बैठ के पूरी भावना से 1 माला कम से कम या 2 माला, वो आपकी मर्जी है,
मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये जाप कर सकते हो आप। नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, ना भी करोगे काम चल जाएगा, लेकिन कर लोगे अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, कर लिया करो। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, नीले कपड़े कम पहना करो। तो आपके देखो जी, हमने राहु को देख लिया है, शुक्र देख चुके हैं, केतु देख चुके हैं। अब देखो जी आपके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे पाँचवें घर में आपके बुध सूर्य की बात करता हूँ। पाँचवा घर पहले समझो किसका है। पाँचवा घर आपकी देखो जी संतान का घर है। बच्चों के बारे में जाना, बच्चे कैसे होंगे, पाँचवा घर। पाँचवा घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो पाँचवें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक इसका शनि देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पाँचवें घर में आके बुध और सूर्य बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में पहले अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य आपको मैंने पहले बोला था ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है, सूर्य जहाँ बैठा है पाँचवें घर में, शनि का घर है। एक तो सूर्य शनि को अपना दुश्मन मानता है, और दूसरा सूर्य इस कुंडली में, सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। और 12वां घर कुंडली में खराब घर होता है, क्योंकि इस 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड। 12वें घर में देखो 5 लिखा है, ये है सिंह राशि, इसका मालिक कौन होता है, सूर्य है। और 12वां घर मैंने बोला खर्चा, हानि, मतलब 12वां घर खर्चा है और हानि। और हानि कहाँ चलेगी, 5वें घर में। और 5वां घर है संतान, मतलब सूर्य आपकी संतान की हानि करेगा भाई। संतान को लेकर कोई दिक्कत आएगी। संतान की हानि का मतलब ये है कि आपकी पत्नी का जहाँ तो मुझे लग रहा है गर्भपात हो सकता है 1-2 बार, एक बार कम से कम गर्भपात होने का योग दिख रहा है, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान, पहली संतान का नाश हो जाना, को दिक्कत आती है संतान को लेकर, या संतान के ऊपर खर्चा बढ़ जाना। तो सूर्य का बुरा फल मतलब आपकी संतान को लेके आएगा। 5 मगर पढ़ाई का, पढ़ाई में भी कई बार दिक्कतें पैदा कर देता है, बुद्धि भ्रमित होना। और यहाँ पे देखो जी, अगर आपका मान लो अभी विवाह हो चुका है तो जहाँ ये मतलब सूर्य के उपाय आप कब करना, जब आपकी संतान आप लेंगे, संतान लेने की ट्राई करेंगे, उस समय सूर्य के उपाय करने हैं। अभी चाहे उपाय रहने दो, तो उस समय सूर्य के क्या उपाय करने हैं, उस समय आप सूर्य को जल देना शुरू कर देना। दूसरा है सूर्य का दान शुरू कर देना, और जब मतलब संतान लेते समय सूर्य का रोजाना दान करना है। तीसरा उपाय है आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं। ये 2-3 उपाय सूर्य के दशा में कर लेना जब संतान लेंगे। जल देना है, दान करना है। अब सवाल ये भी होगा कि भाई अभी ये उपाय मैं कर सकता हूँ जो नहीं, अगर आपका सवाल ये है तो इनमें से ये 2 उपाय तो अभी आप कर लो। दान संडे को कर सकते हो, हर संडे को सूर्य का दान कर दिया करो, अभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सूर्य को जल अभी भी दे सकते हो रोजाना। बाकी पाठ जो है ये अभी आप चाहे रहने दो, सूर्य की दशा जहाँ कभी होगी, या हाँ जैसे अभी सूर्य की देखो आपकी दशा चल रही, देखो बड़ा असर तो गुरु का ही तो अच्छा है, लेकिन सूर्य की अभी जो दशा है ये थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा होगा आपको, क्योंकि मार्केश भी है कुंडली में, 7 महीना 24 हज़ार चली है, 5 में घर में बैठे है। पढ़ाई, बुद्धि भ्रमित होना, कोई और भी दिक्कत आना, पेट में दिक्कत आना, हेल्थ ख़राब होना, ये दशा भी आपकी ख़त्म हो जाएगी वैसे 5 महीना 25 तक। मतलब जब तक ये दशा आपकी है, अभी 2 महीने पड़े हैं, तो 2 महीने तक ये 3 उपाय अभी कर ही लो आप। जल भी दे दो रोजाना, दान संडे को कर दो, और ये पाठ अभी पढ़ लिया करो सुबह के टाइम। और जब सूर्य की दशा खत्म हो जाएगी फिर ये पाठ जो है पढ़ना आप चाहे छोड़ देना, जल देते रहना चाहे बाद में, लेकिन पाठ छोड़ देना दशा के बाद। अब बस इसी संतान घर में बुध भी बैठा है। सवाल कि बुध कैसा है, बुध आपका वैसे अच्छा है, क्योंकि बुध यहाँ पे 5वें घर में शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना दोस्त मानता है। मतलब बुध फिर भी इस 5वें घर का अच्छा करेगा, जो कि संतान का घर है। बुध फिर भी आपको संतान का सुख दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और बुध जिन घरों का मालिक है वो है, एक तो ये 10वां घर और ये पहला घर। 10वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध होता है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर का मालिक बुध अच्छा है, तो बुध आपको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध पहले घर का भी मालिक है, जहाँ पे 6 लिखा है, मालिक बुध। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। बुध आपके शरीर के लिए अच्छा है, शरीर अच्छा, हेल्थ, स्वभाव। और बुध की दशा अच्छी जाए, दशा देखो जी देखनी जरूरी होती है। मतलब बुध की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये जो काम का जो सुख बढ़ जाएगा। बुध वैसे 1 डिग्री का बैठा, आप इसका पन्ना रत्न धारण कर लेना, राइट हैंड की छोटी उंगली। वैसे अभी रत्न जो आपके लिए जरूरी है वो गुरु का चाय कर लो, पुखराज, इससे गुरु के अच्छे कई गुना बढ़ जाएंगे। बुध का पन्ना भी आप दान कर सकते, 2 रत्न दान कर लेना, पुखराज और पन्ना। पुखराज आप इस पहली उंगली में कर लो, राइट हैंड की। और पुखराज अपने अपने वजन के बराबर लेना। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको या तो गोल्ड में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। दूसरा दान बुध का पन्ना बोला है, वो आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे, धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। पीले हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो।
अब दूसरे घर में चंद्रमा की बात करूं, ये आपका इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और इस घर में एक 4 लिखा मालिक चंद्रमा धन के घर में बैठा है। लाभ, धन, आमदनी, धन। चंद्रमा अच्छा है वैसे, आपको ये धन देगा, लाभ देगा। इसकी दशा आगे चलेगी, अभी 5-5-25 के बाद चलेगी। ये समय आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन है थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में है। धन खर्च भी आपका होगा इसमें दशा में। वैसे चलो ये शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हैं उससे भी ये सही रहेगा। वैसे चंद्रमा अच्छा है, बस थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगी है। और यहाँ पे छठे घर में शनि की बात करूँ, शनि भी यहाँ पे अपने घर में बैठा है। और शनि 5वें घर का भी मालिक है। संतान, पढ़ाई, ये चलो अच्छा है, ननिहाल के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे जो मंगल है ये थोड़ा सा मार्केश है। इस 8वें घर का मालिक, 8वें घर में एक लिखा मालिक मंगल, और ये तीसरे घर का भी मालिक है। भाई मंगल की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। छठे घर में बैठा है और यहाँ पे मंगल की दशा ऐसे आपको मैं भेज दूंगा चार्ट। छठे घर में बैठा है मंगल, आपको थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करना, कोई एक्सीडेंट में चोट लग जाना, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना। वैसे अच्छे फल भी देगा। त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है। बाकी मंगल के भाई अभी आप चाह रहे हैं, लेकिन मंगल की दशा जब कभी चलेगी आगे, छोटी दशा आएगी अभी। जैसे अभी सूर्य की दशा, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, उसके बाद आएगी मंगल की दशा। उस समय मंगल के 2 पाठ है, मंगल कवच, मंगल स्रोत। उस समय पाठ पढ़ना अभी नहीं। और मंगल के देवता हैं हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी मंगल अच्छा रहेगा, और आप वो कर ही रहे हैं। और हनुमान जी जैसे चेंज किया करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ा, कभी संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लो, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लो। ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो। तो ये था आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। वैसे कुंडली अच्छी है, बस एक तो सूर्य की वजह से ये दिख रहा है कि थोड़ा सा गर्भपात होना या संतान को लेकर कोई दिक्कत आना, और सूर्य के उपाय उस समय कर लेना जब संतान पैदा करेंगे। बाकी राहु केतु वैसे थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें आना। वैसे विवाह के घर का मालिक चलो अच्छा है, विवाह के घर में शुक्र उच्च का बैठा है, उनकी वजह से आपकी वैसे पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी आपकी। बाकी ये अपना असर ये भी देंगे, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कराना पत्नी से। तो पाए मतलब एक तो गुरु के पाए करो जिसकी है बड़ी दशा, ताकि वो दशा हो अच्छी जाए। तो गुरु के लिए गुरु का मंत्र किया करो। और राहु केतु दोष खत्म करने के लिए राहु केतु के दोनों कवच, राहु कवच केतु कवच के पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। राहु का दान, केतु का दान करो। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना या हनुमान जी, और केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करो। और बाकी सूर्य को जल दे दो, सूर्य का दान करो। सूर्य का पाठ अभी पढ़ सकते हो जब तक सूर्य की दशा है। और बाकी रतन आपको मैंने पुखराज बोला है, जब भी अगर बजट होगा कर लेना। बुध का भी आप कर सकते हो। गोमत कभी रत्न धारण नहीं करना, लहसुनिया कभी धारण मत करना। मंगल का मूंगा धारण नहीं होगा, नीलम धारण नहीं होगा, मोती धारण नहीं करना। और मान के बोल के दान मत कर लेना। पुखराज दान कर सकते, लेकिन कभी शुक्र की दशा, इसका शुक्र का रत्न भी दान कर सकते हो, लेकिन शुक्र की कभी जब दशा होगी। और शुक्र के साथ पुखराज दान नहीं होता। वैसे शुक्र के साथ आप बुध का पन्ना दान कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, आपका जो सवाल है वो या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं।